एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, सारे कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जब इसको हम वाटर के साथ चेक करते हैं तो ये क्या बनाते हैं बेटा, ये आपके वाटर सोल्यूबल बेस का फॉर्मेशन करते हैं। ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास है आउटर मोस्ट के अंदर, इसलिए ये राजी खुशी हैं, बड़े मस्त घूम रहे हैं। जब भी हम कहाँ मूव करेंगे, नीचे नीचे डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, तब हमारे पास जो एटॉमिक रेडियाई है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए क्लोरीन से। पांच इलेक्ट्रॉन के केस में तो लॉस पॉसिबल ही नहीं है। अब ये क्या करना शुरू करेगा, ये गेन करना शुरू करेगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है भारती मखीजा और आज हम करने वाले हैं हमारा एक बहुत ही ब्यूटीफुल से चैप्टर जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज। तो आज के इस सेशन के अंदर, इस माइंड मैप सीरीज के अंदर, आप सभी को पता है हम क्लास 10th आईसीएसई का सिलेबस बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। बहुत ही कम टाइम के अंदर पूरे चैप्टर को हम कवर कर रहे हैं थ्रू माइंड मैप्स। तो आज है बारी हमारी केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1 के साथ डील करने वाले हैं, राइट। तो आप सभी को पता है हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और मेनली क्लास 10th के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो आपके सिलेबस के अंदर बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, राइट। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसी दिखती है उसको आपको मैं अभी दिखा देती हूं, आपको वो याद भी करनी है। और उसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के ट्रेंड्स है, राइट, उसी के बारे में हमें वेरिएशंस को जानना है कि किस तरीके से अलग अलग जो हमारी प्रॉपर्टीज है, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, वो किस तरीके से वेरी करती है अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या कवर करने वाले हैं, वन शॉट के अंदर पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, सारे कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो काइंड ऑफ यूं लगा लीजिए, क्योंकि आपका आईसीएसई बोर्ड का सिलेबस इतना ज्यादा होता है, ठीक है, आपके पास इतनी सारी यूनिट्स हैं कवर करने को, इतनी सारी रिएक्शंस है पढ़ने को, तो ये सीरीज आपको आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। क्योंकि इस सीरीज के थ्रू हम माइंड मैप्स के थ्रू पढ़ने वाले, यानी कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की भी मेहनत नहीं करनी है, आपको बस ये लेक्चर देखना है और आपके खुद ब खुद शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे। एक भी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम मिस नहीं करेंगे। जो भी आप देखेंगे कि जब आप एग्जाम्स देने जाएंगे तो इस सीरीज में जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका सेशन होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ। तो ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रही है बेटा, ये है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ। अब क्या डायरेक्टली हमने ये टेबल पढ़नी शुरू कर दी थी, क्या डायरेक्टली हमारे पास यही वाली टेबल आई? आंसर इज नो। बहुत सारी इससे पहले भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हुए थे जिसको हम अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास डॉबरेनियर ट्रायड आए थे, फिर न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव आया था, एंड उसके बाद मेंडलीव सर ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास आई थी ये वाली टेबल जिसको हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करती हूँ हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स आज के टाइम पर रिकॉर्डेड है। ठीक है, आज के टाइम पर जो रिकॉर्डेड एलिमेंट है वो टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिसको हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया हुआ है। मैम क्या जरूरत है अरेंजमेंट करने की, एलिमेंट्स को क्यों हमने अरेंज किया हुआ है इन अ पीरियोडिक टेबल? आंसर इसका ये है क्योंकि हमें क्लासिफिकेशन से काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, जब हम चीजों को क्लासिफाई करते हैं तो हमारी स्टडी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। तो इसी वजह से जिस तरीके से हम डे टू डे लाइफ में क्लासिफिकेशन करते हैं, हमारे घर में कितना ज्यादा क्लासिफाई करके रखती है ना हमारी मम्मा हर चीज को, कि कपड़े यहाँ पर रखने हैं, कपड़ों में भी आपके कपड़े अलग जगह पे रखे हुए हैं, पापा के अलग जगह पे रखे हुए हैं, ठीक है, फुटवेयर अलग जगह पे रखे हुए हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये चीजों को आसान बनाता है। अब अगर हमें 118 एलिमेंट्स की स्टडी करनी है तो वी नीड अ क्लासिफिकेशन जिसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट को हमने एक ग्रुप के अंदर क्लासिफाई करा हुआ है, एक ही ग्रुप के अंदर डाला हुआ है, यानी कि वी नीड ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स, राइट। जिस तरीके से आपके स्कूल के अंदर सेक्शन बना रखे हैं,
ठीक है। तो उसी तरीके से हमने एलिमेंट्स को भी, एलिमेंट्स की स्टडी को, एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए क्या किया बेटा, हमने क्लासिफिकेशन किया, हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई, राइट। अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी किसने थी, किसने बताया था बेटा, हेनरी मूजले नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया, और उस लॉ के बेसिस पर उन्होंने क्या दिया बेटा, अपना एक लॉ दिया, एंड इस लॉ के बेसिस पर इन्होंने क्या किया बेटा, एलिमेंट्स को अरेंज किया इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, किस ऑर्डर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है। इन्होंने एटॉमिक नंबर को अपना मेन बेसिस माना फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, राइट। चलिए, एंड उसके बाद बेटा नील बोर्स के बारे में भी हम सुनते हैं कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो नील्स बोर का भी है, तो बिल्कुल, तो नील बोर्स जो थे हमारे, उन्होंने क्या दिया था, एक्सटेंडेड फॉर्म दी थी, उन्होंने थोड़ा सा और इस टेबल के ऊपर काम किया था, एंड क्योंकि इन्होंने एक एक्सटेंडेड फॉर्म दी थी, इसी वजह से हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। नाउ अब यहाँ पर इसी टेबल के बारे में 3-4 चीजें और हम देखें, ठीक है भाई, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किस तरीके से हमने क्लासिफाई किया हुआ है। तो जिस तरीके से बेटा एक सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, हम बोलते हैं ना कि हमारा घर F ब्लॉक में है, हमारा जो घर है वो C ब्लॉक के अंदर है, राइट। तो उसी तरीके से ये जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसको भी हमने ब्लॉक्स के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है। वी हैव टोटल 4 ब्लॉक्स, हमारे पास टोटल 4 ब्लॉक्स है। कौन कौन से बेटा, S ब्लॉक है, P ब्लॉक है, D ब्लॉक है एंड F ब्लॉक है, राइट। मेनली हमें क्लास 10th के अंदर S ब्लॉक एंड P ब्लॉक के बारे में पढ़ना होता है, S एंड P ब्लॉक के बारे में पढ़ना होता है, और इन ब्लॉक्स के एलिमेंट्स को हम मेन ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मेन ब्लॉक एलिमेंट्स भी इनको हम कहते हैं। आई होप आप सभी को ये वाला पॉइंटर क्लियर हो गया है। अच्छा, ये जो बात हमने यहाँ पर लिखी हुई है कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है बेटा आपकी एटॉमिक नंबर के ऊपर, यानी कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से यहाँ पर हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है। अब इस वाली चीज को अगर मैं अर्ली अटेम्प्ट्स के साथ कंपैरिजन के अंदर लेकर आऊं, तो हमें ये समझ में आता है, हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, जितने भी हमने अर्ली अटेम्प्ट्स पढ़े थे क्लास 9th के अंदर, कौन कौन से बेटा, चाहे वो डॉबरेनियर ट्रायड हो, चाहे वो आपको न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव हो, चाहे वो मेंडलीव सर का टेबल हो, इन तीनों ने ही जो अपना मेन चीज मानी थी फॉर क्लासिफिकेशन, वो था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, राइट। तो अर्ली अटेम्प्ट्स जो भी हम पढ़ते हैं उसके अंदर क्लासिफिकेशन जो था वो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास था, बट इन दिस पर्टिकुलर टेबल, इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हमारा जो बेसिस है वो क्या है बेटा, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के साथ क्या देखी गई है भाई, यहां पर देखा गया कि प्रॉपर्टीज की जो सिमिलैरिटी थी, जो प्रॉपर्टीज थी किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, वो उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंडेंट थी, एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी। ये बात हमारे हेनरी मूजले सर ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगाई थी। आई होप आप सभी को ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया है। चलिए, तो अब यहां पर हम बातें कर रहे थे क्लासिफिकेशन की, तो जिसमें से मैंने बोला कि हमने इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है। टोटल वी हैव 18 ग्रुप, 18 ग्रुप्स हमारे पास है, और 7 क्या है बेटा, पीरियड्स है। 7 पीरियड, 18 ग्रुप और 4 ब्लॉक्स के साथ हमने इस पूरी एंटायर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया हुआ है, राइट। अब इसके अंदर कुछ थोड़े से खास बात है जिसको हमें पढ़ना है। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव लेंथ एक्टिनाइड्स एंड लेंथेनाइड्स। ये एक्टिनाइड्स एंड लेंथेनाइड्स क्या होते हैं बेटा, ये एक्टिनाइड्स एंड लेंथेनाइड्स दोनों क्या बनाते हैं, हमारे F ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं। ये दोनों क्या होते हैं बेटा, F ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। क्या सभी को क्लियर हो रहा है? आप अगर देखोगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर नीचे जो 2 लाइनें रखी हुई होती है एलिमेंट्स की, जो नीचे बाहर निकले हुए एलिमेंट्स होते हैं, वो F ब्लॉक है, राइट। वो क्या है, F ब्लॉक है। तो लेंथेनाइड्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, जो पहले वाली सीरीज होती है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो आपको पहले वाली सीरीज दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज कहते हैं। और जो आपको ये दिखाई दे रहा है थोरियम से, TH से शुरू हो रहा है, जो सेकंड वाली जो लाइन दिखाई दे रही है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स कहते हैं। क्यों कहा जाता है मैम ऐसा क्यों कहा जाता है बेटा? यहां पर अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखते हो, ठीक है, कौन सा बेटा, ग्रुप नंबर 3 को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
ठीक है, अगर आप बेटा ग्रुप नंबर थर्ड को ऑब्जर्व करते हो, थर्ड ग्रुप के अंदर यहाँ पर 57 के बाद बेटा 72 आ रहा है डायरेक्टली, पर हमने देखा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर होना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर 3 के बाद 4 आ रहा है, 11 के बाद 12 आ रहा है, 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25 आ रहा है, जैसे 55 के बाद 56 के बाद 57 के बाद 58 आना चाहिए, पर ये 58 नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन थी, प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही थी। अगर आपकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही थी तो उसको हम सेम ग्रुप के अंदर लगाकर करेंगे क्या? क्योंकि हमारा मेन काम था सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करना, उनको साथ में रखना। अब इनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही थी आफ्टर 57, तो इनको बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, इनको बाहर निकाल दिया गया। लेंथेनम के जस्ट बाद वाला जो 58 एलिमेंट था सीरियम, वहां से लेकर और 71 ल्यूटेटियम तक की प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही थी। ये टोटल 14 एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही थी, क्योंकि ये लेंथेनम के बाद के एलिमेंट्स हैं। इसी वजह से सीरीज को हमने क्या बोल दिया बेटा? लेंथेनॉइड्स कह दिया। एंड यहां पर जो आपको AC दिखाई दे रहा है, एक्टिनियम जिस एलिमेंट का नाम है, ये क्या है? La इज लेंथेनम। 57 पर कौन है? लेंथेनम। एंड AC कौन है? ये बेटा एक्टिनियम है, जो कि 89 नंबर पर आ रहा है। आप यहाँ पर देखो 87, 88, 89, 89 के बाद क्या आना चाहिए? 90 आना चाहिए, पर 90 नहीं है, सीधा क्या लिख रखा है? 104 एटॉमिक नंबर, राइट। तो यहाँ पर भी सिमिलर चीज हमने देखी कि AC के बाद जो TH थोरियम आता है जिसका एटॉमिक नंबर 90 है, उसकी प्रॉपर्टी भी मैच नहीं कर रही थी। कहां तक बेटा? लॉरेंसियम 103 तक। ठीक है, तो इनको भी हमने बाहर निकाल दिया। अब ये एक्टिनियम के बाद वाले 14 एलिमेंट्स है, इसी वजह से इनको एक्टिनॉइड्स कह दिया गया है। क्या सभी को क्लियर? क्या सभी को समझ में आया? कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली है, जो जो चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है। अब हम आगे मूव करेंगे, ग्रुप्स एंड पीरियड्स के बारे में जानेंगे। टोटल कितने ग्रुप हैं बेटा हमारे पास? टोटल मैम हमने 18 ग्रुप्स बना रखे हैं। हमने टोटल 18 ग्रुप्स बना रखे हैं। वेरी गुड। तो 18 ग्रुप्स हैं, एक एक करके सारे ग्रुप्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं हमारे ग्रुप नंबर 1 को। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बेसिक इन नेचर होते हैं। जब इसको हम वाटर के साथ चेक करते हैं तो ये क्या बनाते हैं बेटा? ये आपके वाटर सोल्यूबल बेस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? मेटल्स होते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर इनके अंदर प्रेजेंट होता है, इसी वजह से इनको एल्कली मेटल्स कहते हैं। नाउ अगर मैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 की बातें करूं, तो ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स है वो अल्कली अर्थ मेटल्स हैं। ये जो मेटल्स होते हैं ये अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं, और ये भी कैसे होते हैं? वाटर सोल्यूबल बेस का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए, ये तो हो गई बेटा आपके ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 की बात। अब यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 ये किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा? ये S ब्लॉक। इनको ये किसके अंदर आते हैं बेटा? S ब्लॉक के अंदर आते हैं। अब यहाँ पर हम हमारे सिलेबस के अंदर जो डिस्कस करते हैं वो मेन ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। कौन होते हैं बेटा? मेन ब्लॉक एलिमेंट्स। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्या चीज बेटा? मेन ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब ये जो हमारे मेन ब्लॉक एलिमेंट्स है बेटा, इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो बेटा मेन ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये जो आपके मेन ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर है, इनके अंदर कौन कौन से ब्लॉक्स आते हैं? S ब्लॉक आता है, S ब्लॉक प्लस में P ब्लॉक। ठीक है, S ब्लॉक प्लस में P ब्लॉक के एलिमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम S एंड P ब्लॉक के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं। तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 हमारे पास हो गया है। ठीक है, अगर मैं आपको एक बार फटाफट से बता दूं कि S ब्लॉक के अंदर अगर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप नंबर 1, फिर से देखिए, S ब्लॉक की अगर मैं बातें करूं तो कहां से लेके कहां तक होता है बेटा? ग्रुप नंबर 1 से लेकर ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, ये दोनों के दोनों S ब्लॉक के अंदर आते हैं। चलिए, इसके बाद अगर मैं बातें करूं बेटा किसकी? P ब्लॉक की बातें कर लो मैम। किसकी बातें कर लूं? P ब्लॉक की। P ब्लॉक की अगर मैं बातें करूं तो बेटा ये कहां से शुरू होता है? ये आपका ग्रुप नंबर 13 से लेकर कहां तक होता है बेटा? ग्रुप नंबर 18 तक के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर मैं SP के बाद लेट्स से D ब्लॉक एलिमेंट्स की हम यहाँ पे बातें कर लेते हैं। ठीक है, D ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर मैं यहाँ पर बातें करूं बेटा, तो D ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा वो कहां से शुरू होते हैं? ये D ब्लॉक एलिमेंट्स शुरू होते हैं ग्रुप नंबर 3 से। ठीक है, कहां से? ग्रुप नंबर 3 से लेकर कहां तक? 12 तक के एलिमेंट्स को हम D ब्लॉक के अंदर रखते हैं। अब बारी आती है मैम F ब्लॉक की। किसकी? F ब्लॉक एलिमेंट्स की।
एलिमेंट्स की बारी आती है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हमारे पास होते हैं बेटा, ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कहां पर रखेंगे? ये कौन से ग्रुप के अंदर आते हैं भाई, बताओ जरा मेरे को, ये कौन से ग्रुप के अंदर आते हैं? मैं तुम्हें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखाती हूँ, देखो कौन से ग्रुप में आ रहे हैं बेटा ये। मैम ये तो किसी ग्रुप में नहीं दिख रहे, मैम ये तो किसी भी ग्रुप में नहीं दिख रहे, ये तो अलग थे ना, ये तो अलग थे, पर निकले कहां से? निकले कहां से? एक्टिनियम के बाद निकले क्या? एक्टिनॉइड्स, और लेंथेनम के बाद निकले क्या? लेंथेनॉइड्स। तो ये दोनों के दोनों बेटा आपके ग्रुप नंबर 3 से निकल रहे हैं। इसी वजह से इनकी पोजीशन जब भी हमें मेंशन करनी होगी तो हम क्या लिखेंगे? ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहां से निकले हैं? ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मैम आए हैं कहां से? ग्रुप नंबर 3 से। प्लीज मार्क इट डाउन। ये बातें तुम्हारे सीनियर्स को भी नहीं पता होंगी, ठीक है, अगर उन्हें अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है तो बहुत सारे बच्चों को ये वाली बात नहीं पता होती है, तो इसको सभी बच्चे अच्छे से मार्क करके लिख लेंगे अपनी अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा, ठीक है। ये वाला क्लासिफिकेशन सबको समझ में आ गया? ओके, नाउ हम वापस आते हैं, सारे ग्रुप्स को डिस्कशन कर रहे हैं। 1 and 2 हमने पढ़ लिया, इस ब्लॉक के अंदर आता है जो बोरोन फैमिली होती है, ठीक है। बोरोन फैमिली का क्या मतलब है बेटा? ये आपका होता है ग्रुप नंबर, ये आपको होता है बेटा ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 का जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है, ठीक है, ठीक है, वो क्या होता है बेटा? आपका बोरोन होता है। इसी वजह से इसको हमने क्या बोला? बोरोन फैमिली बोला। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा 13 के बाद ग्रुप नंबर 14 आएगा, है ना। ये किसको डिस्कस कर रहे हैं हम? पी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो ग्रुप नंबर 13 हो गया है। 14 के अगर हम बातें करें तो ग्रुप नंबर 14 को हम कार्बन फैमिली भी कहते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो कौन है? वो कार्बन है। कौन है बेटा जी? कार्बन है। आई होप आपको क्लियर हुआ। एंड अब ग्रुप नंबर 14 के बाद बारी आती है ग्रुप नंबर 15 की, राइट। किसकी बारी आती है भाई? ग्रुप नंबर 15 की बारी आती है। तो ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स हैं उनको निकोजेंस भी कहते हैं। निकोजेंस को के अलावा इनको हम नाइट्रोजन फैमिली क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। इनको हम नाइट्रोजन फैमिली क्यों कहते हैं? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास इसका नाइट्रोजन होता है। चलिए, नाउ वी हैव नेक्स्ट ऑक्सीजन फैमिली, जो कि ग्रुप नंबर 16 होता है, ग्रुप नंबर 16 होता है, ग्रुप नंबर 16 होता है। कैल्कोजेंस इनको हम कहते हैं। कैल्कोजेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ओर फॉर्मिंग होते हैं। समझते हो ना, मिनरल एंड ओर वाला जो ओर होता है, ओर जो फॉर्म करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कैल्कोजेंस कहते हैं। ऑक्सीजन फैमिली क्यों कहा? क्योंकि मैम ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट एलिमेंट पक्का से पक्का इसका ऑक्सीजन होगा, इसी वजह से इसको हमने ऑक्सीजन फैमिली कह दिया। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप नंबर 17 बेटा। नेक्स्ट कौन सा है बेटा? ग्रुप नंबर 17 है। तो ये जो ग्रुप नंबर 17 है, ठीक है, इसको हम हेलोजेंस कहते हैं। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब होता है बेटा सॉल्ट, और जन का मतलब होता है जनरेटर या फिर फॉर्मिंग, ठीक है। जो क्या करते हैं बेटा? सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उनको हम बोलते हैं बेटा हेलोजेंस। जैसे कि अगर मैं सॉल्ट का नाम लूं तो मुझे पता है तुम में से 99% बच्चों के दिमाग में सोडियम क्लोराइड आएगा, NaCl आएगा, कॉमन सॉल्ट आएगा, राइट। तो ये जो NaCl है, इसमें जो Cl आ रहा है, ये क्या है? ये हेलोजन है, राइट। तो जितने भी हमारे पास हेलोजन्स हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा? सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा ग्रुप नंबर 18। किसकी बारे में बातें करेंगे? ग्रुप नंबर 18 के बारे में बातें करेंगे। इनको हम नोबल गैसेस कहते हैं, इनको हम इनर्ट गैसेस कहते हैं, ठीक है। ये जो नोबल गैसेस हैं या फिर जो इनर्ट गैसेस है हमारी, ठीक है, ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है। ये ऑलरेडी क्या है? स्टेबल है। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो हमें क्या चेक करना होता है? अगर मैं बेटा किसकी बात करूं? स्टेबिलिटी की बात करती हूं, बताइए। जब भी आपको बेटा जी स्टेबिलिटी चेक करनी हो, जब भी आपको स्टेबिलिटी चेक करनी हो तो आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं बेटा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, आप देखते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर वीआईपी पर्सन, वीवीआईपी पर्सन, ठीक है। उनको हमेशा वीआईपी पर्सन की तरह आपको ट्रीट करना है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या चीज? आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमेशा हमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को देखना है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में भी हमें क्या देखना है कि भाई क्या यहाँ पर आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं? क्या इनका ऑक्टेट पूरा है कि नहीं?
ठीक है, क्या इनका ऑक्टेट पूरा है कि नहीं? अगर ऑक्टेट पूरा है तो भाई सब कुछ ठीक है, ऑल गुड है। अगर ऑक्टेट पूरा नहीं है तब हमें या तो लॉस करना पड़ेगा, या तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा, या फिर क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। या तो हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करें, या फिर हम क्या करवाएं बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाएं फॉर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, इन आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। मैंने बोला बेटा कि जो नोबल गैसेस है इनका दूसरा नाम इनर्ट गैसेस भी होता है। इनको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इनर्ट गैसेस? इनर्ट का मतलब क्या होता है, जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। क्यों नहीं करते बेटा ये किसी के साथ रिएक्शन? क्योंकि ये इनर्ट है, ये नॉन रिएक्टिव है। वाई नॉन रिएक्टिव है? क्योंकि ये स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि मैम इनका ऑक्टेट पूरा है। आपने यहाँ भी अभी बोला कि जिनका भी ऑक्टेट पूरा होगा वो क्या होंगे, वो स्टेबल होंगे। वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। तो भाई इनका ऑक्टेट पूरा है, ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास है आउटर मोस्ट के अंदर, इसलिए ये राजी खुशी हैं, बड़े मस्त घूम रहे हैं, किसी के साथ इनको बॉन्डिंग करने की जरूरत नहीं है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है इतना पॉइंटर। नाउ वी विल मूव टू पीरियड्स, पर उससे पहले ग्रुप्स के बारे में एक और पॉइंटर हमें पता होना चाहिए। ये जो हमारे ग्रुप्स होते हैं बेटा, ये किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं? ग्रुप को देखकर, ठीक है, कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट कौन से ग्रुप के अंदर है, ये पता करके हम उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता सकते हैं। यानी कि ग्रुप का जो नंबर है, वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? वो हमें हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे इंफॉर्मेशन देता है, चलिए जान लेते हैं एक बार कैसे इंफॉर्मेशन देता है। अगर कोई एलिमेंट आपका ग्रुप नंबर 1 के अंदर है तो उसके वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये बहुत ही ज्यादा मस्त इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एक बार। क्या चीज बेटा, यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रुप का नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रुप का नंबर, और यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर हम आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है ये वाला, सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। देखिए, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखूं बेटा, क्या लिखूं मैं यहाँ पर, ग्रुप के नंबर मेंशन करूंगी। ठीक है, सभी बच्चे देखेंगे यहाँ पर। लेट्स से मैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 की बातें कर रही हूँ। किसकी? ग्रुप नंबर 1। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ भाई ग्रुप नंबर 2 की। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 की। फिर हम यहाँ पे बातें करेंगे ग्रुप नंबर 13 की, क्योंकि यहाँ पे पी ब्लॉक के बारे में बातें करूंगी। ठीक है, अच्छा 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, के बाद 17, के बाद 18, इस तरीके से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई एलिमेंट बेटा ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ओनली 1, एक ही होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा उसके आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, ग्रुप 1 का कोई भी एलिमेंट हो, एनी एलिमेंट, उन सब के अंदर वैलेंस शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 के अंदर है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, अब 13 में है तो क्या 13 होंगे? अरे नहीं भाई, तुम्हें पता है ऑक्टेट रूल, तुम्हें पता है, तुम्हें 2n² रूल पता है, 13 नहीं आ सकते। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां से इसका लास्ट वाला डिजिट पिक करेंगे। 13 का 3 उठा लो, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में? 3 होंगे। ठीक है, 14 का 4 उठा लो, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 15 का 5 उठा लो तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल के अंदर। ठीक है, 16 का 6 उठा लो, ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 17 का 7 उठा लो, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ग्रुप नंबर 18 का कोई भी एलिमेंट हो उसके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी कि हमें ग्रुप नंबर से किसके बारे में पता चल रहा है? ग्रुप के नंबर से हमें उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, तो ग्रुप का नंबर अगर मुझे पता है तो मैं उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स चुटकियों में बता सकती हूँ। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके मैं चुटकियों में बता सकती हूँ। क्लियर हो गया सभी को? समझ में आया भाई? इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? चलिए कमेंट डाउन करके बताना अगर चमक गया है तो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम पीरियड्स के ऊपर मूव करेंगे। ग्रुप्स क्लियर हो गए हैं हमारे पास। नाउ वी हैव पीरियड्स। ठीक है, पीरियड्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैं 2 तरीके से क्लासिफाई कर रही हूँ हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। एक तो हमारे पास ग्रुप्स है, जो खड़ी हुई लाइन है ना, इस तरीके से।
ठीक है, ये क्या है हमारे पास ग्रुप्स है, और जो लेटी हुई लाइन है ना इस तरीके से जो सोई हुई लाइनें हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, हमारे पीरियड्स कहते हैं। यानी कि जो हमारे पास कॉलम्स हैं उनको हमने क्या बोला, ग्रुप्स बोला, और जो हमारे पास रोज है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम बोलते हैं हमारे पीरियड्स। तो कितने रोज हैं बेटा, टोटल 7 रोज आपको दिखाई देंगी, यानी कि 7 पीरियड हमारे पास है, ठीक है, 7 पीरियड हमारे पास है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर मैं पीरियड की बातें करूं, 7 हमारे पास टोटल पीरियड्स हैं, एंड इनकी खास बात क्या है, जैसे मैंने ग्रुप्स के अंदर आपको बताया कि ग्रुप का नंबर मुझे क्या बताता है, मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है, मुझे वैलेंस शेल्स के बारे में, वैलेंस शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बारे में बताता है। उसी तरीके से पीरियड का नंबर बेटा मेरे को किसके बारे में बताएगा, मेरे को नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताएगा, कि अगर कोई एलिमेंट है जो कि पीरियड नंबर 1 के अंदर आ रहा है तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ शेल्स उसी के बराबर होंगी। अब इसकी भी हम एक टेबल बना लेते हैं, चलिए यहां पर लिखते हैं हम पीरियड, यहां पर हम लिखते हैं पीरियड नंबर 1, ठीक है, ये हम लिखते हैं पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6, पीरियड नंबर 7, राइट। चलिए, तो यहां पर किस तरीके से हमें पता चलेगा बेटा, इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ शेल्स होंगी, ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स, ये क्या है बेटा, ये आपका पीरियड है, यहां पर हमने आपके पीरियड का नंबर मेंशन करा है। अगर कोई एलिमेंट है जो पीरियड नंबर 1 का है तो उसके अंदर कितनी शेल्स होंगी बेटा, एक ही शेल होगी, यानी कि ओनली के शेल यहां पर प्रेजेंट होने वाली है, ओनली क्या होगी, के शेल प्रेजेंट होगी। अगर बेटा कोई एलिमेंट पीरियड नंबर 2 का है तो वहां पर 2 शेल्स होंगी, क्या होंगी, 2 शेल्स, के शेल होगी और एल शेल होगी, ठीक है, 2 ही शेल्स होंगी वहां पर, कोई भी एलिमेंट हो आप देख सकते हो, आप कॉन्फ़िगरेशन करके देख सकते हो, आपको 2 ही मिलेंगी। पीरियड नंबर 3 है तो मैम 3 शेल्स मिलेंगी, है ना, वेरी गुड, ठीक है, कौन कौन सी, के एल एम, ठीक है। पीरियड नंबर 4 का कोई एलिमेंट है तो हमारे पास कितनी शेल्स मिलेंगी बेटा, 4 शेल्स मिलने वाली हैं। पीरियड नंबर 5 का कोई एलिमेंट है तो कितनी शेल्स मिलेंगी, 5 शेल्स मिलेंगी, ठीक है, और 6 का है तो 6, और 7 का है तो 7 शेल्स आपको मिलने वाली हैं। ये वाला पॉइंटर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है अच्छे से, ठीक है, ओके। अच्छा, ये वाला पॉइंटर हमें क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ शेल्स के बारे में हमें बताती है कि अगर जिस भी पीरियड के अंदर हमारे पास कोई एलिमेंट होगा, जैसे फर्स्ट पीरियड का है तो उसके अंदर शेल्स भी क्या होंगी, ओनली एंड ओनली 1 शेल यहाँ पर प्रेजेंट होगी, ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। अब ये जो बात लिखी हुई है इसको सभी बच्चे देखेंगे, देखो क्या लिखा है, इन सेम पीरियड नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, ठीक है, किसी भी सेम पीरियड के अंदर नंबर ऑफ शेल्स सेम रहती हैं, चाहे वो एलिमेंट हमारे पास कौन से ही ग्रुप का हो, ठीक है, अगर वो सेम पीरियड के अंदर लाई कर रहा है वहां पर आपके पास नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगी, पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम नहीं रहेंगे, ठीक है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर हम लिखेंगे बट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होगा वो क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा, वो सेम नहीं होने वाला, शेल्स का नंबर बस सेम होगा। चलिए, तो यहाँ पर हमने पीरियड्स और ग्रुप्स की बातें कर ली हैं, ब्लॉक्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, ओके, एंड नाउ वी हैव पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से हम शुरू करते हैं, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, पीरियोडिक का मतलब होता है, पीरियोडिसिटी या फिर पीरियोडिक का मतलब होता है एक फिक्स इंटरवल के बाद आपकी कोई प्रॉपर्टी अगर सेम रह रही है, यानी कि उसका कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, एक फिक्स इंटरवल के बाद फिर से रिपीटेशन अगर हो रही है प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है, या तो सेम रह रही है या तो क्या हो रहा है, ग्रेजुअली चेंज हो रही है, डिक्रीज या फिर इंक्रीज हो रही है, तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज होती है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं, जो एक फिक्स इंटरवल के बाद क्या हो, रिपीट हो। अच्छा, अब यहाँ पर रीजन क्या है पीरियोडिसिटी का, क्यों यहाँ पर एक फिक्स इंटरवल के बाद चीजें बार बार रिपीट हो रही है, आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आंसर इज सेम outermost इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है,
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास किसी भी ग्रुप के अंदर क्या रहती है, सेम रहती है। यही वाली चीज तो बताई थी भाई ग्रुप्स के अंदर, यही वाली चीज तो बताई थी, ठीक है। तो क्योंकि सभी के अंदर इन अ ग्रुप, ये वाली बात भी हम एक बार यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, ठीक है। सभी बच्चे इसको लिखेंगे, इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप number of valence electrons remain same, सेम रहते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंटर आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि ये सिमिलैरिटी आ रही थी, इसी वजह से हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है वो एक फिक्स इंटरवल के बाद क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जो पहली प्रॉपर्टी हमें कवर करनी है बेटा, वो कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है भाई? सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा एटॉमिक साइज के बारे में। एटम के साइज को हम एटम के रेडियाई के टर्म्स में नापते हैं कि हमारा एटम का जो रेडियाई है वो कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है, ठीक है। एटम के रेडियाई की अगर मैं बात करूं तो एटम के रेडियाई, एटॉमिक रेडियस जिसको कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई, यहां पर मैं अगर क्या बनाती हूँ बेटा, एक सुंदर सा तुम्हारे लिए एटम का स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है। ये हमारा बीचों बीच क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। और अब मैं इसके शेल्स बनाना शुरू करूं तो ये मेरा फर्स्ट शेल है, ठीक है। ये मेरा क्या है बेटा, फर्स्ट शेल है। ये मेरा क्या है, सेकंड शेल है। तो एटम का जो रेडियस होता है बेटा, यहाँ पर देखिए एटम का जो रेडियस होता है वो क्या होता है, वो हमें क्या बताता है, वो बताता है बेटा डिस्टेंस, वो बताता है बेटा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है, जिसको मैं आर बोल रही हूँ, वही क्या है मेरा एटॉमिक रेडियाई है। और इसी के टर्म्स में हम क्या चेक करते हैं, एटम का साइज चेक करते हैं, यानी कि एटॉमिक साइज हम इसी के टर्म्स में चेक करते हैं, ठीक है। जिसका एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, बड़ा होगा, वही क्या होगा, हमारा एटम का साइज क्या होगा, लार्ज होगा, बड़ा होगा, ठीक है। एटॉमिक साइज, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है। चलिए अब वापस आते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जो पहला हमें डिस्कस करना है एटॉमिक साइज। तो जब हम बेटा डाउन द ग्रुप जाते हैं, जब भी हम कहाँ मूव करेंगे, नीचे नीचे डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, तब हमारे पास जो एटॉमिक रेडियाई है, ठीक है, वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। यानी कि हम कह सकते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। जैसे जैसे हम किसी भी ग्रुप के अंदर, पूरी पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप के अंदर अगर हम डाउन मूव करते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तब हमारे पास क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है इन एटॉमिक साइज। क्यों होता है, इसका रीजन हम लिखेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक, ड्यू टू इंक्रीज इन शेल्स का नंबर बढ़ता है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स हमारे बढ़ते हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, हमारे नंबर ऑफ शेल्स क्या करते हैं, नीचे नीचे बढ़ते चले जाते हैं। भाई पीरियड पहला फर्स्ट पीरियड था तो एक शेल थी, दूसरे पीरियड का कोई एलिमेंट है, ठीक है, और वो ग्रुप 1 का ही एलिमेंट है, 2 शेल्स हो गई, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, हमारी आउटर मोस्ट शेल क्या होती जा रही है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जा रही है, और आउटर मोस्ट शेल जो है वो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से दूर होती जा रही है। इसी वजह से हमारे पास जो एटम का साइज है वो डाउन द ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। चलिए अब हम अलोंग द पीरियड अगर मूव करते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज क्या करता है बेटा, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। क्यों करता है, इसका रीजन क्या है, डिक्रीज क्यों करता है? क्योंकि जब हम अलोंग द पीरियड मूव कर रहे होते हैं, तब हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है, वो क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से हम जब अलोंग द पीरियड मूव करेंगे, ठीक है, तो हमारा एटम का जो साइज है वो क्या करता है, डिक्रीज करेगा। ये न्यूक्लियर चार्ज किसकी वजह से होता है, इसको सही तरीके से अगर मैं बोलूं तो आप इसको जेड इफेक्टिव या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हो, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये जो न्यूक्लियर चार्ज है ये किस वजह से आया? अब आपको पता है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, एंड जो हमारे प्रोटॉन्स है, पॉजिटिव पार्ट जो है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, खींचता है। जितना ज्यादा न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, उतना ज्यादा वो उसकी जो पावर है खींचने की, अट्रैक्शन की, वो बढ़ेगी, ठीक है। अगर हम अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है बेटा वो इंक्रीज हो रहे हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है बेटा, वो भी क्या कर रहा है,
इंक्रीज हो रहा है तो अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है तो वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लेगा तो कंट्रैक्शन हो जाएगा, एटम क्या हो जाएगा, एटम का जो साइज है वो स्मॉल होता चला जाएगा। पर क्या ये लगातार ऐसा होता है? आंसर इज नो, वी हैव अ एक्सेप्शन, राइट, जिसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। आपके लास्ट एग्जाम के अंदर भी पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चंस। देखिए अब यहाँ पर पीरियड के अंदर मूव करते करते अगर मैं 17th ग्रुप के ऊपर पहुंच जाऊं एंड उसके बाद मैं 18th ग्रुप के ऊपर पहुंच जाऊं, तो 17th ग्रुप से 18th ग्रुप के ऊपर जब हम जाते हैं तब होना क्या चाहिए, जो मैंने आपको रूल पढ़ाया उसके हिसाब से 18th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनका जो साइज है वो छोटा ही होना चाहिए, ठीक है, 17 से छोटा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। अगर मैं एटॉमिक साइज की बात करती हूं, किसकी बात करूं बेटा, एटॉमिक साइज की बात करूं तो 18th ग्रुप के एलिमेंट्स का साइज हल्का सा इंक्रीज देखने को मिलता है। यहां पर क्या मिलता है, स्लाइट इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज के अंदर हल्का सा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है इन 18वें ग्रुप, इन 18th ग्रुप 17 के कंपैरिजन में, ठीक है। इन दिस ग्रुप 18वें ग्रुप की बात मैंने यहां पर लिखी है। ऐसा क्यों बेटा? 18th ग्रुप के अंदर देखो 8 है, लास्ट में क्या है, 18 में से 8 वाली डिजिट हम उठाएंगे, यानी कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट में 8 है, स्टेबिलिटी ऑक्टेट रूल पूरा है, यानी कि जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते थे उतने डले हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर रखे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन आता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सपेंशन होगा और एटम का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आएंगे, यहाँ पर क्या आएंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, क्या आएगा बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आएगा। आई होप आप सभी को ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया है। आपको पता है सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अगर सेम चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन्स है तो वो एक दूसरे को बेटा दूर फेंकेंगे, वहीं पर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स अगर है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया है ये वाला पॉइंट। चलिए अब हम यहाँ पर मूव कर सकते हैं। अच्छा दूसरी चीज और, हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, बढ़ता है, पर नंबर ऑफ शेल्स, हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम। कब? When we move along the period, जब हम along the period मूव कर रहे हैं। आई होप आपका एटॉमिक साइज क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट है हमारे पास बेटा मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर को समझते हैं। मेटेलिक करेक्टर होता क्या है, मेटल्स क्या होती है, मेटल्स वो स्पीसीज होती है जिनकी टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन, जो क्या करना चाहती है बेटा, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना चाहती हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना चाहती है उनको हम मेटल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम को ले लीजिए। सोडियम क्या करता है, अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और Na पॉजिटिव कैटायन का फॉर्मेशन करता है। Li लिथियम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और Li पॉजिटिव का फॉर्मेशन करता है। उसी तरीके से मैग्नीशियम भी बेटा अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और क्या बना लेता है, Mg2 पॉजिटिव कैटायन। यहाँ पर क्या हो गया बेटा, कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये खुश हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके, क्योंकि जब ये 2 या 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं अपने अंदर से, जैसे मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहा है, तो ये स्टेबल हो जाते हैं, इनका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, राइट। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो 2 8 एंड 1 होता है, K L एंड M शेल में आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ही अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से ये बहुत ही क्विकली, बहुत ही जल्दी इसकी टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्लियर हुआ? तो मेटल्स क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है। अब जब भी हमसे मेटेलिक करेक्टर के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, मेटेलिक करेक्टर अगर चेक करना है, यानी कि हमें क्या चेक करना है, हमें एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, हमें टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन चेक करना है। जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट की लॉस की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, मेटेलिक होने वाला है। मेटेलिक करेक्टर में हमें चेक क्या करना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को चेक करना है, राइट। चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया, मेटेलिक करेक्टर जब भी चेक करना होगा तो हमें लॉस चेक करना है, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, तो भाई आपका काम आसान हो गया है अब, ठीक है। आपको बहुत बहुत बधाई, ठीक है, अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई है। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम डाउन द ग्रुप की बातें कर लेते हैं। व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप, हमारा जो मेटेलिक करेक्टर है, जो हमारा मेटेलिक नेचर है, वो क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप। व्हाई, क्यों, ऐसा क्या होता है जब हम नीचे नीचे जाते हैं तो हमारे पास मेटेलिक करेक्टर क्यों बढ़ता है? रीजन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ रही है मैम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी? क्योंकि बेटा जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, हमारे पास
क्या हो रहा है बेटा, नंबर ऑफ शेल्स जो है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो मैम नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से क्या होगा बेटा, अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं तो हमारा जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल वो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी कि उसकी वजह से हमारा एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारा एटॉमिक साइज है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज भी क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। क्या सभी को क्लियर है? अगर हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर एटम का साइज बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, अब जो न्यूक्लियस है ना वो बहुत दूर है हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से। अगर उसका डिस्टेंस बढ़ गया है, वो बहुत दूर है, तो क्या वो उतनी ही पावर से खींच पाएगा बेटा लास्ट वाले शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं? आंसर इज नो। अगर मैं बेटा 100 बच्चों की क्लास को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मेरे पास कितने बच्चे बैठे हैं अभी क्लास के अंदर, 100 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, तो लास्ट बेंच वाले जो बच्चे हैं बेटा, ठीक है, उसके ऊपर मैं उन बच्चों के ऊपर मेरा इतना कंट्रोल नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि वो तो वहां पर बैठ के लंच खा रहे हैं, है ना, लंच खा रहे हैं, खाते हो ना, तुम भी खाते होगे, पक्की बात है। कौन कौन अपनी क्लास में बैठ के लंच खाता है लास्ट बेंच पे, मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो भाई लास्ट बेंच के बच्चे हैं ना भाई, ठीक है, मैं तो यहाँ पर खड़े होकर पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो अब मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा कि पीछे बैठ के वो क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से अब उसी तरीके से न्यूक्लियस बेटा सेंटर में है और लास्ट वाला जो शेल है हमारा वहां तक पावर पहुंच नहीं रही उसकी। अगर पावर नहीं पहुंच रही इसका मतलब लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, लूजली बाउंडेड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो चुका है, कम हो चुका है। क्या लिखेंगे हम, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज हमारा डिक्रीज हो चुका है, कम हो चुका है। अगर हमारा न्यूक्लियर चार्ज बेटा डिक्रीज हो चुका है, अब इलेक्ट्रॉन्स इजीली क्या हो जाएंगे, फुर हो जाएंगे, फुर्ती से फुर हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और यही तो चेक करना था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैपेबिलिटी क्या कर गई है बेटा, इंक्रीज हो गई है। इसी वजह से मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। चलिए अब अलोंग द पीरियड की बातें करते हैं, जस्ट अपोजिट होगा। अगर मैं अलोंग द पीरियड की बातें करूं बेटा, तो आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, वो क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज। अगर आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो वो क्या कर रहा है, पकड़ के रख रहा है ना, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ चुकी है, उसको होल्ड करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंडेड हैं, ठीक है, तो वो बाहर नहीं निकलेंगे, तो भाई टेंडेंसी जो थी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। इसी वजह से यहाँ पर जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो हमारा जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज करता है, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमें चेक करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। अगर मैं अभी किसकी बात करूं बेटा, अगर मैं बात करती हूं आपके नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जस्ट अपोजिट होता है इसका, जस्ट अपोजिट। जिस तरीके से मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप आपका बढ़ रहा था, उसी तरीके से आपका जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। क्योंकि नॉन मेटल्स का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या चीज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमारे जो मेटल्स होते हैं वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, क्या करते हैं बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 से 8 करने हैं, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्या बना लेगा बेटा, Cl नेगेटिव, क्या करा इसने, गेन, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा नॉन मेटल है। उसी तरीके से अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और क्या बना लेता है, O2 नेगेटिव। नाइट्रोजन की बात करूं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और क्या बना लेता है, N3 नेगेटिव का फॉर्मेशन कर लेता है। यहां पर किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, एनायंस का फॉर्मेशन हो रहा है। आई होप आप सभी को अच्छे से चमक गया है, ठीक है, ओके। अब यहां पर अगर मैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अलोंग द पीरियड की बात करूं, अगर मैं अलोंग द पीरियड मूव कर रही हूं तो क्या होगा, अलोंग द पीरियड जाने से मैम न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ये हमें याद हो चुका है ना। क्या बोला मैंने, हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या करता है, इंक्रीज। और अगर बेटा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो वो उसको होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई, पकड़ के रखेगा। तो अगर उसके आसपास कोई और एलिमेंट, इसके उस पर्टिकुलर एलिमेंट के आसपास कोई और, अगर उस नॉन मेटल के आसपास कोई और अगर इलेक्ट्रॉन घूमता मिल गया तो उसको भी खींच लेगा, पकड़ लेगा, ठीक है, गेन कर लेगा। तो यानी कि न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है तो गेन करने की एबिलिटी एंड कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक है। इसी वजह से हमारा जो नॉन मेटल का कैरेक्टर है अलोंग द पीरियड क्या करता है, इंक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है, जस्ट अपोजिट ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर।
Now we will move to ionization potential, which is very very important, right? Ionization potential होता क्या है बेटा, ध्यान रखना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी भी इसको बोला जाता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। देखिए ये जो लिखा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयन, ठीक है, आयोनाइजेशन, आयन का फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आई होप सभी को क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर क्रिस्टल क्लियर समझ में आया है तो कमेंट्स के अंदर स्टार्स बनाने नहीं भूलना है, ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। यहां पर हम मेंशन करेंगे क्या चीज रिमूव कर रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये जो शब्द है, ये अगर तुम नहीं लिख कर आओगे पेपर में, क्या चीज, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, अगर ये मेंशन नहीं करके आओगे तो मैडम तुम्हारी 1 नंबर काट लेगी, अगर 2 नंबर की डेफिनेशन है। और अगर मैं तुम्हारी टीचर होती तो बेटा मैं तुम्हें देती यहाँ पर माइनस में नंबर, अगर तुम ये वाली बात नहीं लिख कर आओगे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन में कुछ की वर्ड्स होते हैं जो हमें बोर्ड एग्जाम के अंदर जरूर से जरूर मेंशन करने होते हैं, तो उनमें से एक ये वाला शब्द है, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको हम? की वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये हमारा क्या है बेटा? की पॉइंट है, की कॉन्सेप्ट है जो आपको मेंशन करना ही करना है, ठीक है। क्या चीज? आइसोलेटेड न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम। यानी कि अगर मैं एटम की बात करती हूं, किसकी? गैस के, तो आपको पता है उनके बीच में बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस प्रेजेंट होता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो पार्टिकल्स जो है आपकी गैस के वो दूर दूर है, एटम्स दूर दूर है, तो हम वहां पर आइसोलेटेड कंडीशन में उसको उठाया है, ठीक है। वो बॉन्डेड हमने गैस नहीं ली है, ठीक है, हमने आइसोलेटेड गैसेस एटम लिया है, ठीक है, जिसको हम एनर्जी देकर उसको क्या बना रहे हैं, उसको हम आयन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। ओके चलिए, अब यहां पर हमें बातें करनी है कि डाउन द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड किस तरीके से आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एंथैल्पी चेंज होती है। इसको हम आईई शॉर्ट में लिखते हैं। अगर एग्जाम में आईई लिखा हुआ आए तो घबराना नहीं है, समझ जाना कि यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी की बातें की हुई है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम सभी को समझ में आ गया कि आयनाइजेशन एनर्जी होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड होंगे तो लेस एनर्जी चाहिए होगी, अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स बहुत लूज बाउंड है किसी शेल के अंदर तो कम एनर्जी चाहिए होगी, कम एनर्जी में बाहर निकल जाएंगे। और अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली बाइंड हो रखे हैं किसी एटम के अंदर तो ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, हाँ कि ना? देनी पड़ेगी ना। तो वही वाली चीज हमें चेक करनी है। व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप, जब हम नीचे डाउन द ग्रुप जाते हैं तब हमारे पास, क्योंकि एटम का साइज हमारा जो है एटॉमिक साइज क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं और वी कैन से न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया, सेंटर से न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस बढ़ गया। तो हमने क्या बोला कि हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज था वो क्या कर गया बेटा, डिक्रीज कर गया, ठीक है। अब इतना ज्यादा स्ट्रांगली खींचा नहीं हुआ है, ठीक है। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन से तो यू चुटकियों में बाहर निकलेंगे, ठीक है। इसी वजह से जब हम नीचे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमें लेस एनर्जी देनी पड़ती है, हमें लेस आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, इतना ज्यादा बड़ा होगा हमारे एटम का साइज। इसी वजह से व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप हमारे पास डिक्रीज होता है किसके अंदर बेटा, आयनाइजेशन पोटेंशियल के अंदर। आई होप आपको चमक गया, चमका के नहीं, चमकना चाहिए भाई सारी चीजें, ठीक है। चलिए, नाउ वी विल गो टू अलोंग द पीरियड। जब हम अलोंग द पीरियड आ गए हैं, पीरियड के अंदर आगे हमने मूव कर लिया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या होगा बेटा, आपका आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर इंक्रीमेंट होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। व्हेन वी गो अलोंग द पीरियड इंक्रीमेंट होगा किसके अंदर, आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर। वाई? क्योंकि मैम न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना, हमें पता है जब आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोल्ड कर रखा है अच्छे से, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टाइटली पकड़े गए हैं किसके द्वारा, आपके न्यूक्लियस के द्वारा, ठीक है। तो अब वो बाहर निकलेंगे नहीं जल्दी से, ठीक है। तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। हमें क्या देनी पड़ेगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। चमका के नहीं, बोलो जरा जल्दी से, समझ में आया कि नहीं? चलिए, अगला हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर। ये दोनों को मैंने साथ साथ इसीलिए लिखा है ताकि हम इसको कंपेयर करके पढ़ पाए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है बेटा एनर्जी रिलीज्ड। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है जो एनर्जी रिलीज हुई है, राइट। और वहीं पे जब मैंने पीछे बात करी थी आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की, तो वो थी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, कि हमें एनर्जी देनी पड़ रही है बाहर से, ठीक है, हमें एनर्जी वहां पर देनी पड़ रही है। और यहाँ पर क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। जब आपको कोई पर्टिकुलर एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और वो स्टेबल होता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी स्टेबिलिटी की बात होगी, अगर कोई एलिमेंट स्टेबल हो रहा है, कोई एटम स्टेबल हो रहा है, तो वो एनर्जी को रिलीज करता है। और अगर वो अनस्टेबल है तो वो हमेशा हाई एनर्जी लेवल के ऊपर रहता है, ठीक है। वो थोड़ा सा क्या होता है, शैतान होता है, ठीक है। शैतानी, जो शैतान बच्चा होता है वो हमेशा हाई एनर्जी रहता है, बहुत शरारत करता रहता है, ठीक है। पर जो स्टेबल जब इंसान हो जाता है, एक 25-26 साल का, जब एक अडल्ट हो जाता है, तो वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है लाइफ में, ठीक है। उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, ठीक है। समझ रहे हो, उस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी, एफिनिटी मतलब होता है लव, ठीक है, क्या होता है, प्यार होता है, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब हुआ कि कौन पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है, कौन पर्टिकुलर एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, ठीक है। और गेन करने के बाद ही तो वो क्या होगा, क्या रिलीज करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। तो यहाँ पर इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड, जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं, जब हम पीरियड के अंदर अंदर जाएंगे, ठीक है, अलोंग द पीरियड हम मूव करेंगे, तब आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज मैम बढ़ रहा था, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, ठीक है। तो उसकी वजह से होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ रही थी, ठीक है। इसका मतलब आसानी से वो अट्रैक्ट करेगा हमारा, ठीक है, एटम, एंड क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, ठीक है। इसी वजह से अलोंग द पीरियड हमारी जो आयनाइजेशन, सॉरी, हमारी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। क्यों, क्योंकि बेटा हमारा न्यूक्लियर चार्ज, हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज है, जेड इफेक्टिव यहाँ पर लिखते हैं हम, हमारा जो जेड इफेक्टिव है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। आई होप आपको चमक गया है। अब यहाँ पर डाउन द ग्रुप हम चलते हैं। जब हम किसी भी पीरियड के किसी भी ग्रुप के अंदर डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, तब आपको पता है हमारी जेड इफेक्टिव जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो गया, अब उसकी अट्रैक्शन करने की पावर जो है, उसको होल्ड करने की पावर कम हो चुकी है। इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स की, उसके साथ जो एफिनिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगी, उसकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बातें मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं, ठीक है, इसको जरा हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको ठीक करके लिखते हैं। देखो क्या लिखा गया है यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन की बातें कर लेते हैं, ठीक है, थोड़े एक्सेप्शन की बातें कर लेते हैं। क्या क्या एक्सेप्शन है, ये ऐसे एक्सेप्शन है बेटा जो आपके प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं। ये ऐसे एक्सेप्शंस है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बातें कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने देखा कि जब भी हम बेटा किसी ग्रुप के अंदर मूव करते हैं, ठीक है, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो हमारे पास डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर अगर मैं ग्रुप नंबर 17 की बातें करूं, किसकी बेटा, ग्रुप नंबर 17 की अगर मैं बातें करूं, तो आपको पता है पहला एलिमेंट हमारे पास फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है, और फिर क्या होता है, एस्टेटीन होता है, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसे हम इसको याद करते हैं, ठीक है। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमने क्या देखा कि हमारी EA, जो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है, जो हमारी EA है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वो क्या होनी चाहिए बेटा, डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक है, डिक्रीज होनी चाहिए। यानी कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से ज्यादा होनी चाहिए। इन दोनों को ध्यान देंगे सबसे पहले, फ्लोरीन एंड क्लोरीन के ऊपर ध्यान देंगे। मैंने बोला बेटा हमें इस रूल से ये समझ में आया कि फ्लोरीन की क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए क्लोरीन से। फ्लोरीन की क्या चीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको मैं इस तरीके से लिखती हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए किससे, क्लोरीन से। ऐसा होना चाहिए, ऐसा हमें लगना चाहिए, ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है, पर बेटा ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। पहले मैं इसको एक बारी वो कर दूं, देखो जरा, तब तक तुम फटाफट से इसको नोट डाउन करो भाई, ठीक है, शॉर्ट नोट्स साथ साथ बनाने हैं, ठीक है जी, नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बेटा। आओ वापस आओ। तो मैंने बोला बेटा ऐसा होना चाहिए जो हमने रूल पढ़ा है उसके हिसाब से, पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा बेटा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। इसको लिखना नोट्स में, इसको ऐसे ही लिखना और इसके ऊपर फिर कांटा लगाना कि ऐसा नहीं होता। कैसा होता है,
कैसा होता है फिर? होता ऐसा है कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है बेटा, वो क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन के कंपैरिजन में। यही तो एक्सेप्शन है, यही तो एक्सेप्शन है। ऐसा क्यों? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का साइज इतना छोटा है कि वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ले ही नहीं सकता। वो बेचारा छोटा सा एटम जिसका एटॉमिक साइज इतना ज्यादा छोटा है, वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर होल्ड कर ही नहीं सकता। ठीक है, उसको स्पेस इश्यूज हो गए हैं। ठीक है, उसको स्पेस चाहिए, समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो है क्लोरीन, ठीक है, वो क्या है भाई, उसकी इलेक्ट्रोनेफिनिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों? ड्यू टू, यहाँ पर लिखेंगे हम ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का क्या है? स्मॉल साइज है। आई होप आपको क्लियर हो गया। ये हमारे पास एक्सेप्शन है। ये सेम चीज हमारे पास ग्रुप नंबर 16 के अंदर भी होती है, ऑक्सीजन एंड सल्फर, जिसका एग्जाम्पल होगा। आई होप चमक गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये। इसको सभी बच्चे नोट डाउन कर लेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। अगला ट्रेंड हमारे पास है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नथिंग, कुछ नहीं होती भाई। मैम ऐसी बातें तो मत करो, है ना, कुछ नहीं होती तो फिर पढ़ा क्यों रहे हो बेटा? वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जस्ट एबिलिटी है, ये जस्ट किसी भी एटम की एबिलिटी होती है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अट्रैक्शन ऑफ, क्या करता है ये? अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अट्रैक्शन ऑफ व्हाट? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैम वेरी गुड, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या करता है ये? अट्रैक्शन करता है। प्लीज मार्क दिस पॉइंट, इस पॉइंट को मार्क कर लेना। मैं एवं कोई शब्द नहीं लिखूंगी, मैं एवं कोई भी शब्द बोलूंगी नहीं, उसका कुछ ना कुछ मतलब होगा। ठीक है, अट्रैक्शन का मतलब है कि सिर्फ अट्रैक्ट करेगा, गेन नहीं करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक नहीं करते हैं। अगर वहां पर गेन हो रहा है तो उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं कह सकते। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज जस्ट द एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिन जिन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जिन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में जहां पे दो एटम्स हैं, अगर वहां पर शेयरिंग हो रखी है तो उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, जो टेंडेंसी है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? उसी को ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ HCl का एग्जाम्पल लेकर। H और Cl की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है यहाँ पर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या कर रखा है बेटा? शेयरिंग हो रखी है। ठीक है, तो ये, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ये क्या है आपका? शेयर्ड पेयर। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या है बेटा? शेयरिंग हो रखी है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर बेटा ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या है बेटा? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अगर, तो अब अगर मैं तुम्हें कहूं कि जो क्लोरीन है वो ज्यादा ताकतवर है, उसके डोले शोले हैं, वो जिम जाता है रोज, ठीक है, अगर वो जिम जाता है, ठीक है, वो ज्यादा ताकतवर है, ठीक है, तो वो उसकी जो अट्रैक्शन की कैपेसिटी है, ठीक है, किसको? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की अपनी तरफ पे, वो क्या है? ज्यादा है। तो ये जो तीनों एलिमेंट तुम्हें दिखाई दे रहे, ये इनके क्या है? इन तीनों के क्या है? डोले शोले हैं। ठीक है, ये तीनों की तीनों कहां जाते हैं? जिम जाते हैं रोज। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की कैपेसिटी होती है टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। फिर ऑक्सीजन की, और फिर किसकी होती है? नाइट्रोजन की। कैसे याद करोगे? फोन, मोबाइल फोन वाले फोन से याद करोगे। ठीक है, तो क्लोरीन क्या करेगा बेटा? खींच लेगा हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को। बेचारा हाइड्रोजन वैसे छोटा सा था, ठीक है, इसने इसके ऊपर भी दया नहीं करी, खींच लिया, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया। तो थोड़ी देर बाद जो ये जो तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर कैसी दिखाई देने वाली? तुम्हें कुछ ऐसी दिखाई देने वाली है। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन था, ये जो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन था, ये क्लोरीन ने अपनी साइड पर खींच लिया, अपनी साइड पर खींच लिया, ऐसा दिखेगा ये थोड़ी देर बाद। गेन नहीं किया, गेन नहीं करे, ये इसके क्लोरीन के शेल के अंदर घुसा नहीं है बेटा, बस उसके पास जाकर इसने क्या करा? क्लोरीन ने कहा कि तू मेरे पास आके बैठ जा बस। ठीक है, उसको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी थी कि बस अपने पास रख लिया, अपने घर के अंदर नहीं घुसाया। ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर HCl का इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या है? ये क्या शो कर रहा है कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है? ज्यादा है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए, यानी कि काइंड ऑफ ये क्या है? ये अट्रैक्शन है। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब भी हमें चेक करनी होगी तो हम क्या चेक करेंगे? हम अट्रैक्शन को चेक करेंगे। ठीक है, चलिए, अब सबसे पहले हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। किसी भी ग्रुप के अंदर जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो एटम का साइज इंक्रीज होता है। क्या होता है? हमारे एटम का साइज, एटम का
जो साइज है वो क्या करता है बेटा, बढ़ता है। एटम का साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज आपका कम होता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या थी, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ही तो कर रहा था न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट ही तो कर रहे थे। अगर आपका न्यूक्लियर चार्ज ही कम हो गया तो भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो क्या होगी, कम ही तो होगी ना, अट्रैक्शन होगा ही नहीं, डिस्टेंस बढ़ चुका है। ठीक है, तो यहां पर एटॉमिक साइज बढ़ता है और हम कह सकते हैं हमारा जो Z इफेक्टिव है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अगर आपका Z इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा है तो आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब, यस बेटा बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए अब हमें अगर अलोंग द पीरियड मूव करती हूँ, अलोंग द पीरियड मूव करती हूँ तो वी नो वेरी वेल कि हमारा जो ये Z इफेक्टिव नाम की एक बहुत ही सुंदर जादुई चीज होती है, ये क्या करती है, बढ़ती है। अगर आपका Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो पावर टू अट्रैक्ट, ठीक है, अट्रैक्शन की जो पावर है वो भी क्या करेगी, टेंडेंसी है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसी वजह से आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ये क्या बना दिया मैम, एक्स सा बेटा, ये सिंबल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन की, फिर किसकी होगी, नाइट्रोजन की होगी। अच्छा चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड के नेचर को देखेंगे। ऑक्साइड के नेचर की अगर हम बात करते हैं तो जब हम बेटा अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारा बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या करता है, डिक्रीज करता है। इससे पहले नेचर ऑफ ऑक्साइड से पहले आपको दो इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं बेटा, बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। और जो आपके नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, ये होता है बेटा एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर पर एक्सेप्शन यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पर CO की बात करती हूँ, ये कार्बन क्या है हमारे पास, नॉन मेटल है, इसका ऑक्साइड है ये, तो ये कैसा होता है, न्यूट्रल। ठीक है, पूछ लेते हैं कई बार, ये तुम्हारी वाइवा लेने में जो मैडम आएंगी ना पूछ लेंगी वो, फिर तुम ऐसे गोंगलू से बन के बैठ जाओगे है ना, तो वो नहीं होने देंगे, इसलिए मैंने तुम्हें लिखवा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमको पता होना चाहिए बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, मार्क कर लो इसको मार्क कर लो। ठीक है, क्लियर है। नॉन मेटल क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होता है। अब आपको तो बहुत अच्छे से पता है यार कि जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वहां पर S ब्लॉक की साइड पर सारे के सारे मेटल्स होते हैं, और जब हम P ब्लॉक की साइड तक पहुंचने लगते हैं तो क्या आने लगते हैं, नॉन मेटल्स आने लगते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। तो ये सारे हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स है। नोबल गैसेस हो गए, क्या है, नॉन मेटल्स है। ऑक्सीजन, राइट, नाइट्रोजन, क्या है, ये सब कुछ, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं। यानी कि जब हम अलोंग द पीरियड मूव कर रहे होते हैं तब हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर क्योंकि घट रहा है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेटेलिक कैरेक्टर आपका मेटेलिक कैरेक्टर अगर आपका डिक्रीज हो रहा है अलोंग द पीरियड, तो यानी कि आपके बेसिक ऑक्साइड का नेचर भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि अब वो नॉन मेटल बन चुके हैं। यानी कि अलोंग द पीरियड जब हम मूव करते हैं तो हमारे जो ऑक्साइड्स का नेचर होगा वो कैसा होता जाएगा, एसिडिक होता जाएगा। तो ये जो क्लोरीन का ऑक्साइड आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, हाईली एसिडिक आप कह सकते हो। कैसा होता है, ये एसिडिक इन नेचर होता है। वहीं पे सबसे पहले अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बेसिक होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बेसिक होता है, ये बेस की तरह एक्ट करता है। अच्छा, सबसे पहले बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, फिर यहाँ पर ये जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड आया, ये क्यों, कौन है भाई, ये कौन लोग हैं, ये दोगुले लोग हैं। ठीक है, ये दोगुले लोग हैं बेटा। ठीक है, तो ये जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है होता है ये कौन सा होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास एसिडिक नेचर बढ़ता चला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके मैम, तो यानी कि जब भी हमें नेचर ऑफ ऑक्साइड चेक करना होगा तो हमें मेटल को देखना है। हमें क्या देखना है, हमें मेटल का क्या देखना है, नेचर। हमें मेटल का क्या चेक करना है, मेटेलिक नेचर चेक करना है। ठीक है, तो अगर मेटल का नेचर बढ़ रहा है तो बेसिक नेचर हमारे पास क्या करेगा, बढ़ेगा। और मेटल का कैरेक्टर, मेटल का नेचर अगर डिक्रीज हो रहा है तो एसिडिक चीज हमारे पास, एसिडिक कंडीशन बढ़ेगी। ठीक है, ओके, तो डाउन द ग्रुप इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिक नेचर, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस, कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे पास मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। आई होप चमक गया होगा भाई सभी को बढ़िया से। ठीक है, बढ़िया से चमकना चाहिए। नाउ वी विल मूव टू केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी, भाई जब भी आपको केमिकल रिएक्टिविटी चेक करनी हो तो
आंखें बंद करके आपको किसको याद करना है, आपको किसको याद करना है, आपको याद करना है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को, आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को याद करना है कि भाई कौन से पर्टिकुलर एटम के अंदर कितने हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही हमारी किसी भी एटम की रिएक्टिविटी को डिसाइड करने वाले होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखा है जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस, पहले रिएक्टिविटी आपकी क्या करती है, डिक्रीज करती है, एंड उसके बाद फिर से क्या करती है, रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का ये मतलब हुआ बेटा, जब मैं यहाँ पर बात करती हूँ बेटा आपके सोडियम की, ठीक है, सोडियम आपके कौन से ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होता है, फर्स्ट ग्रुप के अंदर, ठीक है, ग्रुप नंबर 1 के अंदर। तो यहाँ पर वैलेंस, अगर मैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो यहाँ पर 2, 8 एंड 1 आउटर मोस्ट में बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, बहुत ही आसानी से क्या कर जाएगा बेटा, ये निकल सकता है, आप सभी को ये पता है ये वाली बात, राइट। तो जैसे जैसे हम आगे आगे ग्रुप के अंदर मूव करते जा रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 की बात करूं, यहाँ पे हम ग्रुप्स बना लेते हैं एक बारी, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा बेटा ग्रुप नंबर 1, ठीक है, फिर हम यहाँ पे बात करेंगे आपके ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स की, फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं ग्रुप नंबर 13 क्योंकि हमें मेन ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करना है, फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं ग्रुप नंबर 14, फिर ग्रुप नंबर 15, फिर हमारे पास आता है बेटा ग्रुप नंबर 16, फिर आता है ग्रुप नंबर 17 एंड उसके बाद हम बातें करेंगे ग्रुप नंबर 18 की, 18th ग्रुप की, राइट। चलिए तो यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर हमें डिस्कशन करना है। ग्रुप नंबर 1 की अगर मैं बात करूं बेटा तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे बेटा, ग्रुप नंबर 1 के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पर मैम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर मैम 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 13 का 3 उठा लिया, 14 का 4 उठा लिया, 15 का 5 उठा लिया, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 16 का 6 उठा लिया, 17 का 7 उठा लिया, और 18 में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि जब हम अलोंग द पीरियड मूव कर रहे होते थे, ठीक है, जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तब हमारे पास रिएक्टिविटी पहले क्या करती है बेटा, डिक्रीज करती है और फिर इंक्रीज करती है। ऐसा क्यों बोला, देख लो, नहीं मानोगे तो देख लो, यहाँ पर अलोंग द पीरियड रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस, पहले घटेगी और फिर क्या करेगी, बढ़ेगी। तो घट क्यों रही है, देखो पहले ग्रुप नंबर 1 की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसको निकालना यूं चुटकियों का काम है, यूं निकल जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। तो फिर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, अब थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी लगेगी 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में, फिर एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, अब 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में थोड़ी सी और एनर्जी लगेगी, फिर यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इज वेरी टफ, ठीक है, इतना काम नहीं कर सकता बेटा, ठीक है, इतना काम नहीं कर सकता एटम बेचारा कि 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दे, और ज्यादा एनर्जी लगेगी। 5 इलेक्ट्रॉन के केस में तो लॉस पॉसिबल ही नहीं है। अब ये क्या करना शुरू करेगा, ये गेन करना शुरू करेगा। ये क्या करेगा बेटा, ये करेगा गेन, ये क्या करेगा, गेन करेगा बेटा, गेन। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, क्या करेगा, गेन करेगा मैम, गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स करेगा। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस पॉसिबल ही नहीं है। ये करेगा, ये भी गेन करेगा, ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और ये बेटा कोई भी इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करने वाला है। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट। क्यों, हम गेन या फिर लॉस करवा क्यों रहे हैं, ऑक्टेट पूरा करना है ना मैम, तो इसका तो पहले से ही ऑक्टेट पूरा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, लॉस करने वाला है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर लॉस होगा किसका, 2 इलेक्ट्रॉन्स को, फिर भी काम आसान है। 3 तक आते आते तो हालत टाइट हो गई बेटा, हालत टाइट हो गई है। 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करना इस भाई बहुत ज्यादा मुश्किल, नहीं हो पाएगा, हो नहीं पाएगा। यहाँ पर 4 तो भाई बात ही मत करो, 4 तो बात ही मत करो, 4 कह रहे मेरे से बात मत करो भाई, जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम आसान था, थोड़ा सा मुश्किल, बहुत मुश्किल, फिर थोड़ा सा आसान, बहुत ज्यादा आसान, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा है भाई, पहले मुश्किल बढ़ रही है, यानी कि रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, फिर क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है। आई होप आपको लॉन्ग द पीरियड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। नाउ ग्रुप में क्या होगा मैम, ग्रुप में ना अलग अलग होता है, सिस्टम ग्रुप में अलग अलग होता है। मेटल्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं एस ब्लॉक की बातें करूं वो मेटल है, हेलोजन की बातें करूं तो वो क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। अच्छा जी, मेटल्स की रिएक्टिविटी कैसे चेक करोगे, मेटल का काम होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना, ठीक है। जो आसानी से लॉस कर दे वो बढ़िया मेटल है, जो आसानी से लॉस कर दे वो क्या है, बढ़िया मेटल है। तो जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो लॉस करने की पावर तो बढ़ती है ना, एटम का साइज बढ़ रहा है, इसी वजह से रिएक्टिविटी मेटल्स की डाउन द ग्रुप बढ़ती है। नॉन मेटल का काम होता है कि काम है गेन करना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना। तो भाई ये कर लेगा गेन, ये कर लेगा, गेन कर लेगा, इसने गेन कर लिया। तो यहाँ पे जो नॉन मेटल है उसने जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करा, डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो गेन की टेंडेंसी तो कम होती है ना, क्योंकि एटम का साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। तो भाई डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं तो
नॉन मेटलिक करेक्टर भी हमारे पास क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसी वजह से हमारी डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल क्या करती है, डिक्रीज करती है। और ये क्या करती है, इंक्रीज करती है। आई होप आप सभी को सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बढ़िया से चमचमा गए होंगे। तो हमने इस चैप्टर को पूरा कवर कर लिया है, सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें, एक्सेप्शंस जो आपसे पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। आई होप आपका बहुत अच्छे से और अच्छे तरीके से रिवीजन हो गया होगा। ठीक है, मिलेंगे एक और नए लेक्चर के अंदर जिसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग को हम इसी तरीके से क्विकली एंड अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।